हेलो एवरीवन, दिस इज़ आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक को डिस्कस कर रहे थे एनसीईआरटी के, जिसमें मैंने आपको लेसन नंबर 1 ऑलरेडी चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आपने उन चैप्टर को अभी तक नहीं पढ़ा लेसन नंबर 1, आप जाके चैनल की प्लेलिस्ट में से उन चैप्टर को यानी कि लेसन नंबर 1 को अच्छे से पढ़ सकते हैं। और उससे पहले मैंने आपको क्लास 6 की साइंस की और ज्योग्राफी की बुक को ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया है। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं लेसन नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे लेसन नंबर 1 में हमने जो डिस्कस किया था वो क्या था कि सबसे पहले जो लोगों ने रहना आरंभ किया था वो नर्मदा नदी के तट पर लोगों ने रहना आरंभ किया था। और लोगों ने सबसे पहले जो अनाज उगाना आरंभ किया था वो सुलेमान और किरदर पहाड़ियों में लोगों ने सबसे पहले अनाज उगाना आरंभ किया था। और लोगों ने गेहूं और जौ को सबसे पहले उगाया था। और विंध्य पहाड़ियों और गारों में जो क्या हुआ था, सबसे पहले कृषि का विकास हुआ था। और कृषि के विकास में जो सबसे पहले खेती की गई थी वो चावल की खेती की गई थी, यानी कि चावल को उगाया गया था। आज हम लोग जो आगे डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 2 में आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक के बारे में डिस्कस करेंगे। आखेट के बारे में हम लोगों ने लास्ट पढ़ा था। आखेट होता है जो व्यक्ति जानवरों का शिकार करते हैं, यानी कि जो मनुष्य जानवरों का शिकार करते हैं उसे हम आखेट कहते हैं। और खाद्य संग्रह होता है जो व्यक्ति भोजन को इकट्ठा करने का काम करते हैं, जो समुदाय के लोग भोजन को इकट्ठा करने का काम करते हैं उसे हम खाद्य संग्रह कहते हैं। तो इसे आपको याद रखना, लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा ही था। चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तुषार की यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई जहां से वे बाहर का नज़ारा देखने में मगन हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी, बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि जो रेल का जो आरंभ हुआ था, लोगों ने रेल से यात्रा करनी शुरू कब की थी? 150 साल पहले लोगों ने रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। और जो इसके कई दशक बाद लोगों ने बस से यात्रा करनी शुरू की थी, क्योंकि बस थी वो कई दशक बाद आई थी रेल के। तो इसे याद रखना है, बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था उस समय भी लोग यात्रा करते थे, लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पे जाने का काफ़ी शौक था। मगर जो उनकी यात्रा होती थी काफ़ी जोखिम भरी होती थी, काफ़ी कठिन होती थी, मगर उनके लिए यात्रा करना कठिन नहीं होता था। उस समय जो लोग थे वो पहाड़ियों हो गई, पर्वत हो गए, नदियाँ, झीलों आदि से अपना जो यात्रा करने का सफ़र है उसे करते थे। और कभी कभी वो यात्रा इसलिए भी करते थे कि उन्हें भोजन की तलाश में जाना होता था या एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। कभी कभी जब जैसे प्राकृतिक आपदा आ जाती थी, भूकंप आ जाता था, सुनामी पड़ जाती थी या सूखा पड़ जाता था, तो इसलिए भी लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान की जो यात्रा है वो करनी पड़ती थी। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे तो वहाँ से जो लोग थे दूसरे स्थान के, उन लोगों से इंटरेक्ट करते थे, बात करते थे। इससे हमारी जो कल्चर है, हमारी संस्कृति है, उसमें भी बदलाव और कल्चर भी हमारा समृद्ध यानी कि बड़ा होता चला गया। इस तरीके से लोगों ने उस समय यानी कि जब हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, लोगों ने एक दूसरे के तौर तरीके हो गए, उनके जो विचार हो गए उन्हें भी अपनाना शुरू कर दिया था। क्योंकि ऐसे ही होता है जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो उनके जो थॉट्स होते हैं, उनके जो कार्य हम करते हुए देखते थे उसे भी हम अपनाते हैं। और हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है पढ़ना वो यहाँ से इम्पोर्टेंट है। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? यानी कि जो आरंभिक मानव थे, प्रारंभिक मानव थे, वो इधर उधर क्यों घूमते थे? चलिए फिर डिस्कस करते हैं। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह किस नाम से जानते हैं? हम उन लोगों को आखेटक यानी कि शिकार। आखेटक कौन होता है? मैंने अभी बताया था, जो व्यक्ति जानवरों का शिकार करते थे उन्हें हम आखेटक कहते हैं। खाद्य संग्राहक होता है जो व्यक्ति भोजन को इकट्ठा करते थे उन्हें हम
खाद्य संग्रह कहते थे। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था, यानी कि भोजन को इकट्ठा करने की विधि के आधार पर ही उन लोगों का नाम आखेटक खाद्य संग्राहक रखा गया था। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल दाने पौधे पत्तियां अंडे इकट्ठा किया करते थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ से पॉइंट हमारे कि उस समय जो लोग थे वो खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार तो करते ही थे, उसके साथ साथ मछलियां भी पकड़ते थे, चिड़िया भी पकड़ते थे, फल और मूल का भी प्रयोग करते थे भोजन में, दाने का भी प्रयोग करते थे, पौधे पत्तियां और अंडे भी इकट्ठा किया करते थे अपने भोजन में। अब एग्जामिनर आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि आपको बताना होगा कि जो आरंभिक मानव थे वो किस प्रकार के भोजन खाना ज़्यादा पसंद करते थे। उसमें जानवर भी दे देंगे, मछलियाँ चिड़िया भी दे देंगे, फल फूल भी दे देंगे, पौधे भी दे देंगे, अंडे भी दे देंगे और भी चीज़ें दे देंगे। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, उस समय के जो मानव थे वो मछलियाँ और चिड़िया भी पकड़ते थे और उसे भी भोजन के रूप में खाते थे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे, यानी कि जो आखेटक शिकारी खाद्य संग्राहक समुदाय के जो लोग थे वो भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करते थे और इसके पीछे जो यात्रा करने का जो कारण था, जो घूमने का कारण था, वो कई कारण थे। एक एक करके हम जो कारण है उसके पीछे के उसे डिस्कस करते। सबसे पहला जो कारण था ये है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि उस समय जो आखेटक खाद्य संग्राहक के लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर इसलिए जाते थे क्योंकि एक जगह पर जब वो रहते थे वहाँ का जो पौधे फल और जानवर को खाकर वो समाप्त कर देते थे। अब उन्हें भोजन चाहिए तो भोजन के लिए उन्हें एक जगह से दूसरी जगह भोजन की तलाश में तो जाना पड़ता था, इसलिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। इसे याद रखना है पहले कारण को। आगे बढ़ते हैं हम। जो दूसरा कारण है इसका, जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दूसरा कारण क्या था आखेटक खाद्य संग्राहक के लोगों का जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, वो ये था कि उस समय जो जानवर थे अपने शिकार के लिए या फिर जो हिरण और जो मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे और इसलिए उन जानवरों का शिकार करने के लिए मनुष्य क्या करेगा, उनके पीछे पीछे जाया करते थे। इसलिए जानवर भी अपना शिकार करने के लिए जाते थे और मनुष्य भी जानवरों का शिकार करने के लिए जानवरों के पीछे चले जाते थे। तो दूसरा कारण ये याद रखना है आपको। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा कारण क्या था? तीसरा कारण है पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। तीसरा कारण था कि जो पेड़ और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, तो इस कारण जो लोगों को मौसम के अनुसार ही इलाकों में घूमना पड़ता था कि कब पेड़ पौधे उगेंगे या कब फल फूल आएंगे, तो इसलिए लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। अब चौथा जो कारण है याद रखना है, पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना असंभव नहीं होता और पानी झीलों झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है सारे पॉइंट हमारे कि चौथा जो कारण था कि पानी के बिना चाहे वो प्राणी हो या फिर मनुष्य हो, उनका जीवन जीना असंभव होता था और पेड़ पौधों का जीवन भी असंभव होता था। और पानी कहाँ से मिलता था? पानी झीलों से मिलता था, झरनों से मिलता था, नदियों से मिलता था और कई कई झील ऐसी होती थी जो सूख जाती थी और कई बार उन्हें ऐसा होता था जो पानी मिलता था जब बारिश आती थी तब झीलों और नदियों में पानी भरता था, तब उन्हें पानी मिलता था। तो अब इस तरीके से तो लोगों का जीवन असंभव हो जाएगा जीना, तो इसलिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान इसलिए भी जाया करते थे ताकि उन्हें जो जहाँ पे नदियाँ झीलें झरने जहाँ पे
पानी सालों साल रहता है, वहाँ पे जाके अपना जो जीवन है उसे बिता सके या फिर जीवन यापन कर सके। क्योंकि अब जीने के लिए जब खाना मिल गया, खाने के साथ साथ अब उन्हें पानी की भी ज़रूरत होगी, तो उन्हें पानी के लिए भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता था। तो ये कारण आपको याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, यानी कि जो आरंभिक मानव है, प्रारंभिक मानव है, उनके बारे में अगर हमें इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो किस प्रकार से मिलती है या फिर किसके जरिए मिलती है, डिस्कस करते हैं। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। ये संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हो। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हमें आरंभिक मानव की जो जानकारी प्राप्त होती है, उस समय जो पुरातत्वविद होते थे या फिर हम इतिहासकार बोलेंगे या फिर जो खोज करते थे, उन्हें क्या मिला था, उन्हें जो आखेटक खाद्य संग्रह के लोग थे वो अपने निर्माण और अपने उपयोग के लिए अनेक प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग करते थे। लोगों ने अपने काम के लिए जैसे पत्थर, लकड़ियाँ, हड्डियाँ आदि के औजार बनाते थे और इसमें से जो पत्थर के औजार थे वो आज भी बचे हैं, यानी कि पत्थर के औजार है वो हमें आज भी देखने को मिलते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि जो आरंभिक मानव है वो पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाते थे अपने जीवन यापन के लिए, अपने उपयोग के लिए। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। और कुछ जो औजारों का प्रयोग इसलिए भी करते थे उस समय के जो मानव थे, जैसे फल फूल काटने के लिए करते थे, हड्डियां और मांस काटने के लिए औजारों का प्रयोग करते थे, या फिर पेड़ों की छालों और जानवरों की खाल उतारने के लिए भी वो लोग औजारों का प्रयोग करते थे। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। यानी कि अब लोगों को क्या करना पड़ेगा, उस समय जो लोग थे अपनी सेफ्टी के लिए क्या करते थे, जैसे हड्डियों या फिर लकड़ियों के जो मुट्ठे होते थे, इस प्रकार के क्या इनके जो मुट्ठे होते थे उसमें भाले और बाण जैसे हथियार लगा देते थे, जिससे कि जो अगर उनके पास कोई जानवर आता था उन पे हमला करने के लिए, वो इस औजार से उस जानवर को डरा के भगा सकते थे। इसलिए उन्हें अपनी सेफ्टी करनी, अपना बचाव करना भी जरूरी था, इसलिए वो औजारों का प्रयोग करते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। क्या किया जाता था, यहाँ से सारे पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट है। सारे समय के जो मानव थे कुछ औजारों का प्रयोग लकड़ियां काटने के लिए करते थे और लकड़ियों का जो उपयोग था वो ईंधन यानी कि भोजन बनाने के लिए भी करते थे, और उसके साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी लकड़ियों का प्रयोग किया जाता था। तो इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। यानी कि इस प्रकार का ये जो औजार आपको दिख रहा है, ये किस लिए औजार का प्रयोग किया जाता था, इंसान के खाने के योग्य जड़ों को खोदने के लिए इन औजारों का प्रयोग किया जाता था। और सेकंड, ये औजार ये जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। इस प्रकार के जो औजारों का प्रयोग किस लिए किया जाता था, जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए इस प्रकार के औजारों का प्रयोग किया जाता था। तो इसे भी आपको याद रखना है, उस समय जो मानव है वो क्या क्या कार्य करते थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 को देखो। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल है जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने का प्रमाण मिले हैं। पूरा स्थल क्या है, पूरा स्थल वो स्थान है जहाँ पर आखेटक यानी कि शिकारी खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण या फिर साक्ष्य या फिर हमें जानकारी मिलती है कि यहाँ पे जो रहते थे, यहाँ पे आखेटक यानी कि शिकारी खाद्य संग्राहक वाले मानव रहते थे। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे, और इसके अलावा और कहाँ रहते थे, इसके अलावा अन्य जगहों पे भी आखेटक खाद्य संग्राहक के लोग रहते थे।
मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। कई पुरा स्थल ऐसे भी थे जो नदियों के किनारे और झीलों के किनारे भी पाए जाते थे। वहाँ पे भी आखेटक खाद्य संग्रह के लोग रहते थे। जैसे कि आपने देखा होगा सिंधु नदी के किनारे सबसे पहले जो नगर बसा था, कौन सा बसा था? हड़प्पा नगर बसा था। और वहाँ पे उससे पहले जो सुलेमान और किरधर की पहाड़ियों में लोगों ने गेहूँ और जौ को उगाना आरंभ किया था। वो लोग कहाँ पे रहते थे? वो लोग गांव में रहते थे। और कब की बात की जा रही है? ये 8000 वर्ष पूर्व की बात की जा रही है, तो इसे आपको याद रखना है। जैसे ये मानचित्र है हमारा, यहाँ पे जो इस तरीके से ट्राइंगल के शेप में, त्रिभुज की शेप में बताया गया, ये पूरा पाषाणिक पुरा स्थलों के बारे में बताए गए हैं। और ये इस प्रकार का जो वर्ग है वो नव पाषाणिक पुरा स्थल के बारे में बताया गया कि कौन कौन से नव पाषाणिक पुरा स्थल में स्थान आते थे। और ये जो सर्कल वाला ये महापाषाणिक पुरा स्थल के बारे में बताते हैं कि कौन कौन से जो स्थान थे वो महापाषाणिक पुरा स्थल में आते थे। और इस प्रकार का ये जो दिखा रखा है आपको आरंभिक गाँव के बारे में बताते थे कि आरंभिक गाँव कौन कौन से थे हमारे। और ये जो स्टार वाला ये आधुनिक नगर के बारे में बताते थे कि उस समय जो आधुनिक नगर थे वो कौन कौन से स्थापित किए गए थे। जैसे पूरा पाषाणिक पुरा स्थल, यहाँ पे क्या थी? कुन्नुल गुफाएं जो थी वो पूरा पाषाणिक पुरा स्थल की थी। हुंस की जो थी वो भी पूरा पाषाणिक पुरा स्थल की जगह थी। भीमबेटका ये भी पूरा पाषाणिक पुरा स्थल की जगह थी जहाँ पे मानव रहते थे, तो इसे याद रखना है। और नव पाषाणिक पुरा स्थल पे कौन कौन सी जगह आती है? पेयमपल्ली आती है, हल्लूर आता है, दाओजली हेडिंग आती है, और चिराद, महागढ़ा, मेहरगढ़ और बुर्ज होम, ये सारे हमारे कौन से स्थान हैं? ये नव पाषाणिक पुरा स्थल के स्थान हैं। और महापाषाणिक पुरा स्थल में कौन कौन सी जगह आती है? जैसे आदिचनलूर हो गई, बहागिरी हो गई, ये हमारी महापाषाणिक पुरा स्थल में आते हैं, इसे याद रखना है। और आरंभिक गांव कौन कौन से थे? इनाम गांव हमारा आरंभिक गांव था, तो इसे याद रखना है। और आधुनिक नगर कौन कौन से थे? कोलकाता और मुंबई हमारे आधुनिक नगर थे। तो ये मानचित्र में बताया गया, इसे एक बार आप लोग पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। और पूरब की तरफ हमारी क्या पड़ती है? पूरब की तरफ हमारी बंगाल की खाड़ी पड़ती है, पश्चिम की तरफ हमारा अरब सागर पड़ता है, तो इसे याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। इम्पोर्टेंट है, लोग क्या करते थे? पत्थर के उपकरण उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, इसलिए लोग इसलिए भी यात्रा करते थे ताकि अच्छी जगहों के जो पत्थर है उसका वो लोग प्रयोग करके अपना औजार बना सके। चलिए भीमबेटका के बारे में डिस्कस करते हैं। ये कहाँ है? आधुनिक मध्य प्रदेश में है। इस पुरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। इंपॉर्टेंट है कि भीमबेटका में लोग किस लिए रहते थे? वो बारिश से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए, हवा से बचने के लिए भीमबेटका में रहते थे, भीमबेटका गुफाओं में रहते थे। और ये जो गुफा थी कहाँ पे थी? नर्मदा घाटी के पास थी, तो इसे आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल चित्रकला, इनसे हमें क्या पता चलता है? ये क्या पता चलता है? जैसे ये जानवर है, मनुष्य क्या कर रहा है? मनुष्य जो है वो जानवर के पीछे भाग रहा है, या मानव जो है वो जानवर के पीछे भाग रहा है जानवर को पकड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं, यानी कि जिन जिन गुफाओं में लोग रहते थे, जैसे भीमबेटका गुफा हो गई, तो वहाँ पे हमें क्या मिले थे? वहाँ पे हमें चित्र मिले थे। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण जैसे मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र, और जो ज़्यादातर जो उदाहरण कहाँ से मिले थे हमें चित्रों के, वो मध्य प्रदेश के गुफाओं के और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से चित्र मिले थे। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है, और जो जंगली जानवर होते थे उनका बहुत ही अच्छा जो सुंदर चित्रण था, उनके जीवन का वो अच्छे तरीके से वर्णन और चित्रण किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरा स्थल क्या होता है? पूरा स्थल किसे कहते हैं? पूरा स्थल
उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। पूरा स्थल किस स्थान को कहते हैं? पहले तो आपको ये याद रखना है, पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां पर औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष या फिर हमें साक्ष्य मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। क्या था कि ऐसी वस्तुओं, औजार, बर्तन का उपयोग लोगों ने अपने उपयोग के लिए, अपने निर्माण के लिए करा था ताकि वो उससे कार्य कर सके। और बाद में वो क्या करते थे, वो लोग उसी स्थान पर जहाँ पे उन वस्तुओं का प्रयोग कर रहा था, उन औजारों का प्रयोग कर रहा था, वो उन्हीं औजार, उन्हीं बर्तन, उन्हीं इमारतों को छोड़कर वहाँ से चले जाते थे। और ये औजार हमें जैसे ज़मीन के ऊपर मिलेंगे, अंदर हो गया ज़मीन के अंदर, कभी कभी समुद्र के पास मिलते हैं और नदी के तल में भी इस प्रकार के जो औजार थे, जो अवशेष थे, वो पाए गए थे। और जो पुरास्थलों के बारे में जब हम अगले चैप्टर में, अगले अध्याय में इसमें विस्तार से पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट है आग की खोज। आग की खोज कैसे हुई है, तो इसे आपको याद रखना है कि आग की खोज कैसे हुई है। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो, पृष्ठ 13। अब हम देख लेते हैं कुरनूल गुफाएं। ये क्या है? कुरनूल गुफाएं ये कब के पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है कुरनूल गुफाएं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं, इसका मतलब ये है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कुरनूल गुफा के अंतर्गत राख के अवशेष मिले थे। इसका मतलब ये है कि जो आरंभिक लोग थे, जो प्रारंभिक लोग थे, वो आग जलाना सीख गए थे, उन्हें आग जलाना आता था। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। किस लिए किया जाता था? वो लोग आग का प्रयोग क्यों करते थे? आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेंगे कि आग का जो प्रयोग था आरंभिक लोग इसलिए करते थे, वो जैसे प्रकाश के लिए करते थे, उन्हें लाइट की आवश्यकता होती थी। अब अंधेरे में तो वो रह नहीं सकते, कोई भी जानवर उनके ऊपर हमला कर देते, इसलिए उन्हें प्रकाश की, लाइट की आवश्यकता थी, इसलिए वो लोग आग का प्रयोग करते थे। सेकंड, वो आग का प्रयोग करते थे जैसे मांस को भूनने के लिए। अब वो कच्चा मांस तो खाएंगे नहीं, मांस को भूनने के लिए, मांस को पकाने के लिए वो लोग आग का प्रयोग करते थे। और कभी कभी जो खतरनाक जानवर उन पे हमला करता था तो वो आग की मदद से उन्हें दूर भगाते थे, यानी कि आग से डराते थे ताकि वो जो जानवर है उनके ऊपर हमला ना करे। तो इन चीजों को याद रखना है। एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन को टफ बनाकर आपको पूछ लेंगे, इसलिए हर चीज को आपको डिटेल में पढ़ते हुए चलना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नाम और तिथियों के बारे में डिस्कस करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं, यानी कि जिस काल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं वो जो पुरातत्वविद लोग होते थे या जो इतिहासकार लोग होते थे, जिन्होंने खोजकर्ता लोग होते थे, उन्होंने इस जो टाइम पीरियड को अलग अलग समय में, अलग अलग काल में डिवाइड किया। जैसे आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। आरंभिक काल को वो लोग क्या कहते थे? आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहते थे, इसे आपको याद रखना है। ये दो शब्दों, यानी कि पूरा का क्या अर्थ होता है? पूरा का अर्थ होता है प्राचीन, पुराना, और पाषाण का अर्थ क्या होता है? पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। याद रखना है, पाषाण का जो अर्थ होता है वो पत्थर या फिर स्टोन होता है, तो इसे आपको याद रखना है। से बना है, ये नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। ये जो पूरा पाषाण का जो नाम रखा गया, ये किसके बारे में बताता है? किसके महत्व के बारे में बताता है? ये औजारों के महत्व के बारे में बताता है कि उस समय, यानी कि पूरा पाषाण काल में जो लोग थे वो औजारों का प्रयोग करते थे। ये चीज आपको याद रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। पूरा पाषाण काल कब से माना जाता है? 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है पूरा पाषाण काल, इसे याद रखना है। और इस पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहले को आरंभिक पूरा पाषाण युग, सेकंड को मध्य पूरा पाषाण युग, और
तीसरे को उत्तर पूरा पाषाण युग। तो याद रखना कि इसे 3 भागों में बांटा गया पूरा पाषाण युग को। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। याद रखें कि मानव इतिहास की जो सबसे ज्यादा कहानी घटित हुई वो कब घटित हुई, वो पूरा पाषाण काल में घटित हुई। एग्जाम में आपसे जैसे मर्जी क्वेश्चन पूछ लेंगे। आगे बढ़ते हैं। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इंपॉर्टेंट है कि जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में चेंज होते हैं, हमारे पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय की बात करें, इसके काल की बात करें, इसका जो समय है लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इसका समय कब से माना गया है? 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। किसका माना गया है? मध्य पाषाण युग का माना गया है समय या फिर टाइम पीरियड, कि मध्य पाषाण युग का जो टाइम पीरियड है वो 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक का है। आगे बढ़ते हैं अब हम। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इस काल के जो औजार थे वो कैसे थे? बहुत छोटे होते थे। और पूरा पाषाण काल के जो औजार थे बहुत बड़े होते थे। यानी कि जैसे जैसे परिवर्तन आता गया उनके औजारों में भी बदलाव आते गए। लोगों ने नई नई चीजों का आविष्कार करना भी सीखा। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। इन्हें किस नाम से जानते थे? जब छोटे छोटे औजारों का प्रयोग करते थे इन्हें माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण युग के नाम से जानते थे। इस समय पीरियड को या फिर इस टाइम पीरियड को ये याद रखना है आपको। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। और इन औजारों में क्या चीज मिलती है? हड्डियों या लकड़ियों के जो मुट्ठे होते थे, जो इस प्रकार के मुट्ठे होते थे उसमें हसिया लगी होती थी और आरी लगी होती थी। जैसे आपने देखा होगा इस प्रकार से क्या होती है, ये हसिया होती है और ये क्या होती है, ये बहुत पैनी टाइप की होती है। यहाँ पे हम मोस्टली जैसे पालक वगैरह हो गई, इसे काटने के लिए हम हसिया का प्रयोग करते हैं। जैसे जो किसान होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, किसान लोग वो खेतों में इस प्रकार की हसिया का प्रयोग करते हैं, तो इसे याद रखना है। और आरी का जो प्रयोग है वो लकड़ी काटने के लिए आरी का प्रयोग करते हैं, आज भी हम करते हैं और उस समय भी आरी और हसिया का प्रयोग होता था। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे हैं और जो पूरा पाषाण युग वाले जो औजार थे वो भी इस समय बनाए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नव पाषाण युग कहा जाता है। नव पाषाण का क्या मतलब होता है? क्या होता है कि जो अगले युग की जो शुरुआत हुई थी नव पाषाण युग की कब हुई थी? 10,000 साल पहले से हुई थी। नव पाषाण का अर्थ क्या होता है? नव पाषाण का अर्थ होता है कि जो उस समय यानी कि पूरा पाषाण काल में जो चीजें या औजार हमें नहीं मिलते तो उन सारे औजारों को हमने नव पाषाण युग में शामिल कर लेते कि ये जो औजार है ये दूसरे समय में बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। क्या हुआ? मतलब 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बहुत बड़ा बदलाव आया था और गर्मी बढ़ने लगी थी। और इसके कारण क्या हुआ था? इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बदलती जलवायु से क्या परिवर्तन देखने को मिले, क्या चेंज देखने को मिले हमें, कि जो बदलती जलवायु से एक तो गर्मी बहुत बढ़ने लगी। गर्मी बढ़ने के कारण जो घास वाले मैदान होते थे या घास वाले क्षेत्र होते थे या मैदानी क्षेत्र होते थे वहाँ पे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ने लगी। वहाँ पे घास और मैदान वो थी कैसे होने लगी, वहाँ के क्षेत्र बढ़ने लगे। मतलब घास और मैदान वाले जो क्षेत्र थे बहुत हरे भरे होने लगे। इस कारण वहाँ पे जानवरों की संख्या बढ़ने लगी क्योंकि ये जो जानवर थे किस पे निर्भर करते थे? ये जो जानवर जो निर्भर रहते थे वो रहते थे पेड़ पौधों या मैदानी क्षेत्रों में निर्भर रहते थे। और क्या खाते थे ये लोग? घास हो गई, पेड़ पौधे हो गए, पत्ते पत्तियाँ हो गई, ये जो जानवर थे वो खाकर अपना जीवन यापन करते थे। आगे बढ़ते अब हम।
जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उस समय क्या हुआ, जो लोग उन जानवरों का शिकार करते थे, आखेटक होते थे, वे भी उन जानवरों के पीछे आने लगे और वो जानवरों का निरीक्षण करने लगे कि जानवरों में क्या कौन कौन सी आदत डेवलप होती है और वो कब प्रजनन करते हैं, कब खाते पीते हैं। जो जानवर का समय था उसे का पूरा निरीक्षण करने लग गए। वो इसलिए निरीक्षण करते थे ताकि उन जानवरों का वो प्रयोग करे, उसे पालतू बनाए और अपने अनुसार उस जानवरों को रखे। जब जानवरों की जरूरत हो उस जानवरों का प्रयोग करे पालतू बनाकर। तो इसलिए लोगों ने पालतू बनाने का जो काम शुरू किया था वो इसी दौरान शुरू किया था। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने के बाद सोचने लगे हों। तो वही मैंने बताया था कि लोग इसलिए और निरीक्षण करते थे जानवर का कि इनकी जो आदत है, कब प्रजनन करते हैं, कब इनमें खाने पीने की आदत होती है, कब इन्हें क्या चीज़ चाहिए होती है, ताकि वो जानवरों को पालतू बना सके और अपनी ज़रूरत के अनुसार जानवरों का प्रयोग कर सके। तो जानवरों का प्रयोग कैसे, जैसे उन्हें दूध जानवरों से मिलता था, या वो जैसे जानवरों का उपयोग किस लिए करते थे, जैसे अपना सामान ढोने के लिए जानवरों की पीठ पर सामान लाद देते थे, यानी कि अपनी ज़रूरत के अनुसार जानवरों को पालने की सोच रहे थे। इसी कारण से वो साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। अब देखिए यहाँ पे क्या याद रखना है, आपको ये भी याद रखना है उस काल के समय, उस टाइम पीरियड के दौरान मछली जो थी वो भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। अब आगे बढ़ते हैं, खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सारे कि खेती और पशुपालन की जो शुरुआत होती है, जो डेवलपमेंट होती है, वो कहाँ से होती है। अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग इलाकों में गेहूं, जौ और धान यानी कि चावल जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। यानी कि उस समय क्या हुआ था, उस समय अलग अलग इलाकों में लोगों ने गेहूं, जौ, चावल जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। तो महिलाएं होती, पुरुष होते थे, बच्चे होते थे, इन अनाजों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। साथ ही वे ये भी सीखने लगे होंगे कि ये अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। अब वो कृषि कैसे बन गए, खेती बाड़ी का काम कैसे करना शुरू करा उन्होंने, जैसे कि बहुत सारे जो इलाके थे वहाँ पे गेहूं, जौ, धान जैसे जो अनाज थे वो प्राकृतिक रूप से उगने लगे और जो महिलाएं होती थी, पुरुष होते थे और जो बच्चे होते थे वो इन अनाजों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। इन भोजन को इकट्ठा करते थे और देखते थे कि ये जो अनाज उगते हैं ये किस समय उगते हैं और कब पककर तैयार होते हैं। जब इसका पूरा निरीक्षण किया गया तो उन्होंने खेती करना यानी कि इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया था। और इस प्रकार धीरे धीरे किसका विकास हुआ, इस प्रकार धीरे धीरे खेती यानी कि कृषि का विकास हुआ। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सारे हमारे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि पशुपालन की शुरुआत कैसे होती है। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। याद रखना है आपको, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पशुपालन की जो शुरुआत होती है वो कैसे होती है। अब लोगों ने अपने घरों के आसपास क्या करा, चारा रखकर जानवरों को आकर्षित करने का काम किया कि जानवर अब जब चारा देखेंगे तो वो खाने के लिए आएंगे, तो वो क्या करेंगे, मनुष्य उस जानवर को पकड़ के उसे पालतू बनाएंगे। ये याद रखना है आपको, मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया, तो किसे बनाया था, कुत्ते को सबसे पहले मनुष्य ने पालतू बनाया। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। अब देखिए पशुपालक कैसे बन गए थे, क्या हुआ था। पहले तो कुत्ते को उन्होंने पालतू बनाया, चारा रखकर जानवर के लिए वो क्या करते थे, चारा रख देते। अब जानवर चारा खाने के लिए आएंगे और ऐसे जानवर जो झुंड में रहते थे, जो ग्रुप में रहते थे, ज़्यादातर वो क्या खाते थे, ज़्यादातर वो घास खाते थे। इसलिए वो अपने घर के बाहर घास और चारा रख देते थे जिससे जानवर आके घास खा ले और वो उन्हें पालतू बना ले।
और जो मनुष्य थे वो इन जानवरों को, जैसे कि दूसरे जानवर आके उन पे आक्रमण करते थे, उन पे हमला करते थे, तो वो इनकी सुरक्षा भी करने लगे थे। और इसी तरह जो धीरे धीरे देखते देखते पशुपालन की जो शुरुआत है वो भी होने लगी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बसने की प्रक्रिया, आप देखेंगे कि बसने की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई। लोगों द्वारा पौधे उगने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है, यही आपको याद रखना है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते थे, अलग होते थे। यानी कि जो मनुष्य पौधे जानवर की देखभाल करते थे वो जंगली जानवर नहीं होते थे, वो जंगली ना ही पौधे होते थे, ना ही जंगली जानवर होते थे। वो कैसे होते थे? इनसे अलग होते थे, जिनकी वो देखभाल करते थे। इसकी वजह ये है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते थे। यानी कि लोग जब पालतू बनाते थे पौधों या फिर जानवरों को, पहले उनका चयन कर लेते थे, सिलेक्शन कर लेते थे कि जो उनके लिए हानिकारक ना हो या फिर जो मनुष्य को नुकसान ना पहुंचाए, तो वो उसी जानवर की ही देखभाल करते थे और उन्हीं पौधों की ही देखभाल करते थे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यानी कि लोग क्या करते थे? उन्हीं पौधों जानवरों का चयन करते थे जिनकी जो बीमार होने की, खराब होने की जो संभावना होती थी बहुत कम होती थी, उनकी देखभाल करते थे। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही उन जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। यानी कि लोग क्या करते थे? लोग करते थे कि वो बड़े दाने वाले अनाजों को पैदा करते थे और मजबूत डंठले अनाजों के जो पके दाने होते थे वो उनका जो भार है उसे संभाल सके, और बीजों को, पौधों को वो संभाल कर रखते थे ताकि फिर से वो उसे गुण को सुरक्षित रख सके और दोबारा से उगा सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था और उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए, उनकी प्रजाति के लिए चुना जाता था कि प्रजनन होके और उन्हीं से उनकी जो ग्रोथ है, उनके बच्चों की ग्रोथ वो हो सके। यानी कि प्रजनन के लिए चुना जाता था, उनके बच्चों के लिए चुना जाता था कि जो इनकी जो जाति है वो समाप्त ना हो, कि जाति बढ़ती रहे। जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं, इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। यानी कि जो भी ये जानवर और पौधे उगाते थे वो कैसे होते थे? अहिंसक होते थे, वो इन्हें किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते थे। और कृषि के लिए जो अपनाए गए पौधे होते थे, जंगली जानवर होते थे, वो भी इनमें काफी अंतर होता था। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते थे। अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे कि जो जंगली जानवरों के जो दांत होते, सींग होते थे, कैसे होते थे? बहुत ही ज्यादा बड़े होते थे और ये मनुष्य को आसानी से मार सकते थे। मगर हम पालतू जानवरों की बात करें तो इनके दांत भी छोटे होते थे, इनके सींग भी छोटे होते थे, ये मनुष्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे। इस प्रकार से ये क्या दिखाई गया? किसी जानवर का दांत दिखाई गया, एक छोटा एक बड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। ये करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। यानी कि जो बसने की प्रक्रिया थी वो पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे चलने लगी थी और ये करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। बसने की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? 12,000 साल पहले शुरू हुई थी, तो इसे याद रखना है। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी भोजन की प्रक्रिया की वजह से, और इनकी अब भी हम जो भोजन का प्रयोग करते हैं, अगर उस समय लोगों ने इस प्रकार के भोजन का उगाना नहीं शुरू किया होता तो हम इन भोजनों का प्रयोग हम आज भी नहीं कर पाते। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन यानी कि पुरानी फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। सबसे पहले कृषि ने क्या फसलें उगाई थी? गेहूं और जौ को उगाया था। तो याद रखना कहाँ पे उगाया था? ये उगाया था सुलेमान और किरधर की पहाड़ियों में। ये जो लोग थे कहाँ रहते थे? ये लोग गांव में रहते थे। और कब की बात है? ये 8,000 वर्ष पहले की बात है, तो इसे याद रखना है। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। तो सबसे पहले जो मनुष्य ने जानवरों को पालतू बनाया था वो किस जानवर को बनाया था? वो कुत्ते को पालतू बनाया था जानवर में, और दूसरे पे उसके बाद भेड़ बकरी को उन्होंने पालतू बनाया था। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू जानवर बनाया, उसके बाद भेड़ बकरी को पालतू जानवर बनाया, तो इसे आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगी कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन,
महीने या फिर साल तक लग सकता है। यानी कि अगर हम एक पौधे को उगने में या पौधे की ग्रोथ होने में काफ़ी समय लगता है, या तो हमें कुछ महीनों का इंतजार करना होगा या कुछ दिन का इंतजार करना पड़ेगा, या फिर कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन हमें सालों का इंतजार करना पड़ता है, उसके बाद ही वो जो पौधा है, जो पेड़ है, वो ग्रोथ कर पाता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। यानी कि अब क्या हुआ, यहाँ पे बसने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो रही है कि लोगों ने पौधे उगाना शुरू करे। अब जब पौधे लोगों ने उगाना शुरू करे तो पौधों की देखभाल भी करनी होगी। पौधों की देखभाल करने के लिए वो उसी स्थान पर लंबे समय तक रहना शुरू कर दिया था। यानी कि अब पौधों की देखभाल के लिए लोगों को उन्हीं एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था, तभी जो पौधों की ग्रोथ है वो अच्छे प्रकार से हो पाती थी। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। यानी कि यहाँ पे क्या बात की जा रही है, यहाँ पे लोगों के बसने की बात की जा रही है कि वो पौधों की देखभाल करते थे, तो लंबे समय तक उसी स्थान पर उन्हें रहना पड़ता था और उन्हें क्या क्या कार्य करना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक का समय का इंतजार करना होता था, पौधों की सिंचाई करनी होती थी, खरपतवार हटाने होते थे और जानवरों और चिड़ियों से अपनी जो अनाज से जो पेड़ पौधे थे उन्हें सुरक्षित रखना होता था। ये सारे काम मानव को करना पड़ता था, इसलिए वो एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहते थे। और वो क्या करते थे, फिर कटाई के बाद भी अनाजों को बहुत संभाल कर उन्हें रखना पड़ता था कि अनाज जल्दी से खत्म ना हो, जल्दी से खराब ना हो। तो इसके लिए उन्हें एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहना पड़ता था और यहीं से हमारी जो बसने की प्रक्रिया है उसका एक आरंभ हुआ था, यानी कि स्टार्टिंग हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। यानी कि अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में लोगों को बचाकर रखना पड़ता था ताकि समय अनुसार उसका प्रयोग कर सके, और इसलिए लोगों ने अनाज और बीज का लोगों ने भंडारण करना या फिर इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। अब यहाँ से क्या बन गया, यहाँ से बर्तनों का और चीजों का भंडारण करने की बात की जा रही है। कई इलाकों में हमें ऐसे भी अवशेष मिले जहाँ पे मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन पाए गए थे, टोकरियां बुनी गई थी और जमीन में गड्ढा खोदा गया था ताकि जो अनाज है, जो बीज है, उसे लंबे समय तक उसका जो भंडारण है उसे इकट्ठा करके रखा जा सके। आगे बढ़ते हैं। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। जानवर प्रजनन करते हैं या फिर बच्चे देते हैं और जिससे उनकी जो संख्या है वो भी बढ़ती है, इंक्रीज होती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यानी कि अब यहाँ पे क्या बात की जाए, अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी जो संख्या है वो तो बढ़ती है, साथ ही उनसे क्या मिलेगा, उनसे दूध भी प्राप्त होता है और जो भोजन के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण स्रोत या सोर्स माना जाता है भोजन के रूप में। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है और जानवरों से क्या मिलता है, दूध के साथ साथ जानवरों से मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। यानी कि दूसरे रूप में अगर हम बात करें, दूसरी चीज के रूप में, कि पशुपालन जो है वो भोजन को इकट्ठा करने का एक अच्छा तरीका है। आगे बढ़ते हैं अब हम। आओ आरंभिक कृषकों आओ और पशुपालकों के बारे में पता करें। यानी कि जो आरंभिक कृषि थे और जो पशुपालक थे उनके बारे में हमें कैसे पता चलता है। मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 13 देखो। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए गए हैं। तो इम्पोर्टेंट है। चलिए मैप को देखते हैं। कब की बात की जाए, नवपाषाण पुरा स्थल की बात की जा रही है। यहाँ पे ही कृषि और पशुपालक की शुरुआत हुई थी, जैसे पेयमपल्ली, हल्लूर, दाओजिली हेडिंग, चिराद, बुर्जहोम, मेहरगढ़ और महागढ़ा। यहाँ पे कृषि और पशुपालक की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी।
और सबसे ज्यादा जो अगर हमें देखने को मिलते हैं कृषि और पशुपालक का, वो कहाँ मिलते हैं, जैसे आधुनिक कश्मीर में हमें सबसे ज्यादा कृषि और पशुपालक के साक्ष्य मिले थे, अवशेष मिले थे उस समय इतिहासकारों को खोज के समय, और जिससे पता चलता है कि वहाँ के लोग कृषि भी करते थे और पशुपालन का काम भी करते थे। जैसे हमने जब लेसन नंबर 1 में पढ़ा था, जो सुलेमान और किरधर की पहाड़ियां थी, वहाँ पे लोगों ने 8000 वर्ष पहले लोगों ने जो गेहूं और जौ को उगाना आरंभ किया था। और उसके बाद अगर हम बात करें, लोगों ने इस प्रकार के जो कृषि हो गई, पशुपालक के जो अवशेष थे वो हमें पूर्वी और दक्षिण भारत में भी पाए गए थे, जिससे पता चलता है वहाँ के लोग भी कृषि और पशुपालक जैसे कार्य भी करते थे। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी, और वास्तव में अगर हम देखें तो ये लोगों की बस्तियां कैसी थी, कृषि वाली थी और पशुपालन वाली थी, यानी कि यहाँ के लोग कृषि का काम करते थे और पशुओं को पालते थे या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। इनमें से हम सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष है। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाजों के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों को भी पहचान कर सकते हैं। जैसे क्या है था उस समय जो वैज्ञानिकों ने खुदाई करी, जब उन्हें पौधे मिले, पशु मिले, उनकी जो हड्डियों के जो नमूने मिले, अवशेष मिले, तो उन्होंने अध्ययन किया कि उस समय जो लोग थे वो कृषि का काम भी करते थे, पशुपालन का काम भी करते थे, औजारों का भी प्रयोग करते थे, जो उपमहाद्वीप के अलग अलग भागों में कई फसलें भी उगाई जाती थी। तो ये सारी जो अवशेष के द्वारा हमें पता चलता है कि उस समय आरंभिक या फिर प्रारंभिक लोग थे वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं स्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि ब्रुज होम जो कहाँ पे है, कश्मीर में है, के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तावास कहा जाता है, और बुर्ज होम कहाँ है, वो कश्मीर में है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। क्या है, यहाँ से सारे पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट है, आपको सारी चीजें ध्यान से देखते हुए चलना है कि अगर हम बात करें लोगों के जो स्थायी जीवन, लोगों ने जो स्थायी जीवन है उसकी शुरुआत कैसे करी। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थल पर झोपड़ियों और घरों के अवशेष मिले थे, जिससे पता चलता है कि जैसे एग्जाम्पल दिया है ब्रुज होम। ब्रुज होम जो कहाँ है, वो अब हमारा कश्मीर में है। वहाँ पे लोग क्या करते थे, गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें क्या नाम दिया गया था, जिन्हें नाम दिया था गर्तवास का नाम दिया गया था। और गर्तवास में उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, और लोग ठंड से बचने के लिए यानी कि मौसम से अपनी सुरक्षा रखने के लिए उस जगह पे रहते थे, इसलिए उन्होंने उसके अनुसार ही गर्तवास बनाए थे। और पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही जगह पर आग जलाने के अवशेष भी मिले थे, जिससे पता चलता है कि उस समय जो लोग थे वो मौसम के अनुसार घर के अंदर भी खाना बनाते थे और घर के बाहर भी खाना पकाते थे। या घर के अंदर कब पकाते होंगे, जब सर्दी लगती होगी, और घर के बाहर कब पकाते होंगे, जब गर्मी का समय होता होगा। तो इससे हमें स्थायी जीवन की जानकारी प्राप्त होती है उस समय के आरंभिक मानव की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया। इंपॉर्टेंट है, नवपाषाण युग किसे कहते हैं हम, कि बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार मिले थे जो पुरापाषाण युग के काल के नहीं थे। तो सारे जो औजार थे वो नवपाषाण युग थे। इसमें क्या है कि पुरातत्वविद लोग थे या इतिहासकार लोग थे, उन्हें बहुत सारे औजार मिले थे, और जो औजार थे वो पुरापाषाण युग के काल से बिल्कुल ही अलग थे। तो इसलिए वो जो औजार वो कब बनाए गए थे, वो नवपाषाण युग के काल में बनाए गए थे। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। इस प्रकार के जो औजार थे जो नवपाषाण युग में बनाए गए थे, इनकी जो धार को अधिक पैना बनाने के लिए पॉलिश चढ़ाई जाती थी औजारों पे, ताकि जो औजार पैना हो सके। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था, और उस समय जो मिला था वो ओखली और मूसल भी मिला था, जिसमें हम जैसे अनाज और वनस्पतियों को पीसने के काम आता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है, और आज भी हम जो ओखली और मूसल का प्रयोग है किस लिए करते हैं, वो अनाज पीसने के लिए हम करते हैं।
उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। और अगर हम बात करें कि प्राचीन समय भी उस प्रकार के औजारों का प्रयोग करते थे और हम आज भी उस प्रकार के औजारों का प्रयोग करते हैं। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे और कुछ जो औजार थे वो किससे बनाए जाते थे, हड्डियों से बनाए जाते थे। जैसे ये नवपाषाण युग के समय के कुछ औजार थे, ये कैसे हैं, पैने टाइप के हैं। तो इस प्रकार के औजारों में भी हमें क्या देखने को मिले, हमें परिवर्तन देखने को मिले। आगे बढ़ते हैं। नवपाषाण युग के पूरा स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, यानी कि नवपाषाण युग के समय हमें क्या मिला है, मिट्टी के बर्तन मिले थे। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। इम्पोर्टेंट है, उस समय के जो लोग थे वो मिट्टी के बर्तन का प्रयोग क्यों करते थे, वो इसलिए करते थे ताकि चावल, गेहूं और दलहन जैसे दालों से बने हुए जो अनाज थे उसका भंडारण करके रख सके। और जो वो मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करते थे वो कभी कभी भोजन बनाने के लिए भी वो इन बर्तनों का प्रयोग करते थे। और जो मिट्टी के बर्तनों का जो प्रयोग था वो लोग चीज़ों को रखने के लिए मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे, जैसे चावल, गेहूं, दलहन यानी कि जो दालों से बने हुए अनाज थे उनको भंडारण करने के लिए इन बर्तनों का प्रयोग करते थे। और धीरे धीरे लोगों ने भोजन बनाने के लिए भी बर्तनों का प्रयोग करने लगे थे। मगर जो बर्तन थे वो मिट्टी के बर्तन से अलग बर्तन थे, यानी कि भिन्न बर्तन थे। आगे बढ़ते हैं। और इसके साथ साथ लोगों ने क्या काम करना शुरू कर दिया, इसके साथ साथ लोगों ने कपड़े भी बुनने लगे थे। कपड़े बुनने के लिए वो कपास के पौधे थे उसे भी उगाने शुरू करे थे। आगे बढ़ते हैं। जैसे ये इस प्रकार का क्या है, ये मिट्टी का बर्तन है। ये कब का है, ये नवपाषाण युग का है। तो इसे याद रखना, मिट्टी के बर्तनों का जो प्रयोग था वो नवपाषाण युग के समय किया जाने लगा था। और ये जो मिट्टी के बर्तन बनते थे ये कैसे बनते थे, ये पकी हुई मिट्टी से इन बर्तनों को बनाया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। क्या था उस समय, और ये जो सारा परिवर्तन आया था ये एक साथ नहीं आया था, ये धीरे धीरे आने लगा था। कुछ जगह पे लोगों ने भोजन संग्रह का काम शुरू किया, कुछ जगह लोगों ने खेती पशुपालन का काम करना शुरू करा, कुछ लोग मौसम के अनुसार ही अपना जो जीवन यापन है उसे करने लगे थे। इसलिए ये जो सारा परिवर्तन आया था वो धीरे धीरे आने लगा था। आगे बढ़ते अब हम सूक्ष्म निरीक्षण। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मानचित्र 2 में पृष्ठ 13 में मेहरगढ़ ढूंढो। ये क्या है हमारा, ये मेहरगढ़ के बारे में है। और ये कहाँ है, ये अब जो एरिया है ये पाकिस्तान का एरिया है। और यहाँ पे सुलेमान और किरधर की पहाड़ियाँ भी स्थित है। सिंधु नदी जो है वो इसी के पास स्थित है। तो इसे आपको याद रखें। ये जो भाग है कहाँ पे, ये उत्तर पश्चिम का भाग है। किसका भाग है, उत्तर और पश्चिम का भाग है। ये ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ कैसा स्थान है, ये ईरान जाने वाले जो सबसे महत्वपूर्ण रास्ते से बोलन दर्रे के पास का एक हरा भरा समतल स्थान था। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जो गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। इम्पोर्टेंट है, मेहरगढ़ वे स्थान है जहाँ के स्त्री और पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूं और जो आदि उगाना शुरू किया था। और इन्होंने ही भेड़ बकरी को पालना भी शुरू किया था सबसे पहले। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली है। और यहाँ पे जो क्या मिला है, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ भी मिली है। में हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियां हैं। और इन हड्डियों में किन किन जानवरों की हड्डियां मिली है, इनमें हिरण, सुअर और जंगली जानवर तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियां भी शामिल थी। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। मेहरगढ़ के घर कैसे होते थे, ये इस प्रकार से चौकोर होते थे और कैसे होते थे, आयताकार होते थे। ये खूबी है यहाँ के घरों की, इसे याद रखना है।
प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मेहरगढ़ के कमरे कैसे थे? मेहरगढ़ के घर कैसे होते थे? चौकोर होते थे और आयताकार होते थे। और यहाँ के घरों में 4 प्रकार के कमरे होते थे। क्या होते थे? 4 कमरे होते थे या फिर इससे ज़्यादा कमरे होते थे, और इन कमरों में लोग रहते भी थे, और कुछ कमरों में लोग दूसरे कमरे में वो भोजन को इकट्ठा कर सके और जो सामान लाए हैं उसे इकट्ठा कर सके, उसका भंडारण कर सके। आगे बढ़ते हैं। मृत्यु के बाद सम्मानिता, मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। इम्पोर्टेंट पॉइंट से, मृतक के जो सगे संबंधित लोग थे, उनके जो रिश्तेदार लोग थे, कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए वहाँ पे जो कब्र होती थी जहाँ पे मरे हुए लोगों को दफनाया जाता था, उनकी कब्र में जो मरे हुए लोगों के साथ उनके जो सामान होते थे उन्हें भी उन्हीं सामानों के साथ दफना दिया जाता था। यानी कि कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान रखे जाते, यानी कि जो व्यक्ति मर जाता था उसकी कब्र में उसका जो सबसे प्रिय सामान था उसे भी उस कब्र के साथ दफना दिया जाता था, क्योंकि उन लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली है। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। इम्पोर्टेंट है कि मेहरगढ़ में बहुत सारी कब्रें ऐसी मिली थी जहाँ पे लोगों को उनकी कब्र के साथ उनकी सबसे जो प्यारी वस्तु थी उसे भी दफना दिया जाता था। जैसे कि यहाँ पे ये जो व्यक्ति है उसके साथ साथ उसकी जो बकरी है उसे भी इस कब्र के अंदर दफना दिया गया था, ताकि वो जब परलोक में जाए तो वो इस बकरी का जो प्रयोग है वो अपने भोजन के रूप में कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नवपाषाणिक पुरा स्थल, एटलस में तुर्की ढूंढो। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थलों में एक चताल युग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीजें लाई जाती थी, कि यहाँ के दूर दराज स्थान पे बहुत सारी चीजें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था। उनका क्या किया जाता था? प्रयोग किया जाता था। जैसे कि इसमें बताया गया, सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर। सीरिया से क्या लाया जाता था? चकमक पत्थर लाया जाता था। लाल सागर से कोड़ियाँ लाई जाती थी। भूमध्य सागर जो था वो सीपियाँ के लिए प्रसिद्ध था, यानी कि वहाँ से सीपियाँ लाई जाती थी। और ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। नवपाषाण काल में पहिए का विकास नहीं हुआ था, ये आपको याद रखना है। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। और नवपाषाण काल में लोग सामान कैसे उठाते थे? या तो वो सामानों को खुद लेकर जाएंगे या फिर जानवरों की पीठ पर लाद कर सामान को लेकर जाते थे अपने। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसे आपको ध्यान रखना है। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में डिस्कस करते हैं। मध्यपाषाण, मध्यपाषाण युग जो है वो 12,000 से 10,000 साल पहले का माना जाता है, इसे याद रखना है। बसने की प्रक्रिया कब आरंभ हुई थी? बसने की प्रक्रिया का जो आरंभ है वो लगभग 12,000 साल से पहले लोगों ने बसना प्रारंभ किया। और अगले में क्या है? नवपाषाण युग का आरंभ। नवपाषाण युग का आरंभ या शुरुआत कब मानी जाती है? 10,000 साल पहले से नवपाषाण युग की शुरुआत मानी जाती है, इसे आपको याद रखना है। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ कब हुआ था? मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ हुआ था 8,000 साल पहले। यहाँ पे लोगों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उगाना शुरू करा था, ये याद रखना है आपको। और यहाँ के लोग गांव में रहते थे और लोगों ने क्या काम किया था? लोगों ने भेड़ बकरियों को पालतू बनाने का काम शुरू करा था। ये सारी चीज़ें याद रखनी है। तो यहाँ पे हमारा जो पूरा चैप्टर है पूरा फिनिश हो गया है। आई होप कि आप लोगों को पूरा चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना पड़ेगा। वहाँ पे सारी पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल है, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी जो प्रिपरेशन है, अपनी जो तैयारी है, एक अच्छे तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।